नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याओं का, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी की थी। आज हम उससे आगे देखेंगे पॉवर्टी के बारे में, गरीबी या निर्धनता। देश की जो प्रमुख समस्या है उसमें इसको गिना जाता है। भले ही हम जीडीपी के अंदर कितनी भी ग्रोथ हासिल कर लें, परसेंटेज बढ़ा लें, लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और गरीबी बढ़ रही है तो वो जीडीपी की जो ग्रोथ होती है उसको भी ख़त्म कर देती है। तो आज हम देखेंगे कि गरीबी क्या होती है, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, किस हिसाब से इनको नापा जाता है, इसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो एक तरह से क्षमताओं का किसी के पास अभाव होना गरीबी कहा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे इसके लिए जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है वो लाया गया और इसको मौद्रिक आय के रूप में नापा जाने लगा। हालांकि प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, उन्होंने गरीबी को एक तरह से क्षमताओं का अभाव ही बताया था। एक तरीके से किसी व्यक्ति के पास मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में अगर वो सक्षम नहीं हो पाता है या उसका अभाव है तो हम कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति क्या है, गरीब है। गरीबी के बारे में एक कोट बोली जाती है कि निर्धनता स्वयं जन्म लेती है और स्वयं ही कई गुना बढ़ती चली जाती है। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि गरीबी की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। Poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessity of life। यानी कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो किसे गरीब कहेंगे? जो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। यानी बेसिक नीड में हम किन चीज़ों को शामिल करेंगे? इन सब चीज़ों को हम शामिल करते हुए चलेंगे। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति गरीब है। तो इसके आधार पे हमने देखा कि कौन है गरीब। स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। यानी कोई गरीब परिवार है, उसके क्या होगा? वो अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाएगा और भूखमरी और गरीबी का शिकार होगा। द पुअर लैक बेसिक लिटरेसी एंड स्किल एंड हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। यानी उस व्यक्ति के पास क्या होगी? आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होती हैं। उसका शिक्षा का स्तर कम होता है, स्किल का उसके पास अभाव होता है। पुअर पीपल आल्सो फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ वो क्या करते हैं? जो उनको रोजगार मिला होता है उनके अंदर उनका अस्थायित्व होता है, स्थायी रोजगार उनके पास नहीं होता है, इसलिए तो वो गरीब होते हैं। क्योंकि गरीबी का खुद का एक दुष्चक्र होता है। एक व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है। क्योंकि गरीब है तो उसके पास संसाधनों का अभाव है, संसाधनों का अभाव है तो उसका उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो उसकी आर्थिक गतिविधियां कम होगी, रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो आय कम होगी, आय कम होगी तो बचत कम होगी, बचत कम होगी तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो निवेश नहीं कर पाएगा या उसके पास संसाधनों का अभाव होगा, और संसाधनों का अभाव है इसलिए वो गरीब है। तो ये एक तरह से गरीबी का जो चक्र होता है, दुष्चक्र, ये चलता रहता है। अब बात की जाती है कि ठीक है, हमने ये मान लिया कि जो अपनी मिनिमम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है वो गरीब है। यानी बेसिक नीड्स जो पूरी नहीं कर पा रहा है, जो मिनिमम नेसेसिटी है लाइफ की वो पूरी नहीं कर पा रहा है, वो गरीब है। तो इसको कैसे फाइनल किया जाए फिर, मिनिमम आवश्यकता क्या हो? तो इसके लिए क्या किया गया, एक पोवर्टी लाइन फाइनल की जाए, गरीबी की रेखा फाइनल की जाए, जिसके आधार पे हम ये देख सके कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। यानी एक ऐसा पैरामीटर फाइनल कर दिया जाए, अगर उस पैरामीटर से ऊपर कोई है तो वो गरीब नहीं है और उससे नीचे है तो वो गरीब है। यानी जैसे हमने फाइनल किया, मान लो 500 रुपये, यानी जो व्यक्ति 500 रुपये से नीचे है
वो सारे क्या होंगे, गरीब, और 500 और 500 से ऊपर जो है वो सारे अमीर माने जाएंगे। तो एक पोवर्टी लाइन का कंसेप्ट लाया गया जिसके आधार पे हम क्या कर सकें, मेजरमेंट कर सकें कि गरीबी को कैसे नापा जाए। इंडिया के अंदर जो कंसेप्ट है वो क्या है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को वर्तमान के अंदर यूज किया जा रहा है, यानी व्यक्ति का मासिक जो उपभोग है, उपभोग के ऊपर जो खर्च है वो क्या है, उसके आधार पे। उससे पहले जो फाइनल की जाती थी गरीबी की आंकड़ों का जो एनएसएस करता है, वो कैलोरीज के आधार पे किया जाता था कि कैलोरीज इनटेक वो क्या कर रहा है। तो वो आपका रूरल के लिए और अर्बन के लिए अलग अलग फाइनल किया गया था। 2400 कैलोरीज फॉर रूरल पर्सन एंड 2100 कैलोरीज फॉर अर्बन पर्सन, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए 2400 कैलोरीज, और शहरी क्षेत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति 2100 कैलोरीज का उपभोग करने में सक्षम है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है या वो पोवर्टी लाइन से ऊपर है। वर्तमान में 2011-12 के अंदर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जो कि तेंदुलकर कमेटी के हैं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने तेंदुलकर कमेटी के आंकड़ों को ही एक्सेप्ट किया था। हालांकि रंगराजन कमेटी ने भी अपने आंकड़े प्रस्तुत किए कि तुलनात्मक रूप से जो रंगराजन कमेटी के जो आंकड़े थे, चाहे वो फिर प्रतिशत के रूप में हम बात करें गरीबी की, चाहे वो एक्सपेंसेस के हिसाब से जो निर्धारण किया गया उसकी बात करें, ये आंकड़े तेंदुलकर कमेटी के आंकड़ों की तुलना में ज़्यादा थे। प्लानिंग कमीशन ने तेंदुलकर कमेटी को ही एक्सेप्ट किया, रंगराजन कमेटी के आंकड़ों को नहीं एक्सेप्ट किया। जो आंकड़े जारी किए गए प्लानिंग कमीशन के द्वारा वो तेंदुलकर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किए गए थे। और उन्होंने क्या बताया कि 816 रुपये रूरल एरिया के लिए और 1000 रुपये अर्बन एरिया के लिए, यानी कोई व्यक्ति अगर इतना पैसा उपभोग पे खर्च कर रहा है या उसकी इनकम इतनी है तो वो गरीब नहीं है। हालांकि ये हास्यास्पद लगता है, क्योंकि अगर इनको पर डे किया जाए तो ये 30 से 32-35 रुपये आते हैं, और एक व्यक्ति अगर इतना कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, ये बात कहना एक औचित्यपूर्ण कथन नहीं दिखता है। तो ये है एक पोवर्टी लाइन का कंसेप्ट, गरीबी रेखा का, जिसके आधार पर फाइनल किया जाता है कि अमुक व्यक्ति अबोव पोवर्टी लाइन है या बिलो पोवर्टी लाइन है, जिनको एपीएल और बीपीएल बोला जाता है। तो ये एक रेखा होता है जिसके द्वारा इस तबके को फाइनल किया जाता है कि कौन बीपीएल है और कौन एपीएल, अबोव पोवर्टी लाइन एंड बिलो पोवर्टी लाइन है। तो ये है आपका एक पोवर्टी लाइन का कंसेप्ट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोवर्टी की। तो गरीबी मुख्य रूप से 2 प्रकार के कंसेप्ट इसको बांटे जाते हैं। हालांकि कुछ जगह आपको इसके 3 प्रकार दिए हुए मिलेंगे। मुख्य रूप से ये 2 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट पोवर्टी एंड रिलेटिव पोवर्टी, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। एक तीसरा प्रकार होता है इसका ह्यूमन पोवर्टी, मानवीय गरीबी जिसको बोला जाता है। पहले हम ये 2 कंसेप्ट देखते हैं, फिर तीसरे की बात करेंगे। एब्सोल्यूट पोवर्टी occurs when people can't obtain adequate resources measured in terms of calories or nutrition to support a minimum level of physical health, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी मिनिमम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, चाहे फिर वो कैलोरीज के रूप में हो, चाहे न्यूट्रिशन के रूप में हो, चाहे इनकम के रूप में हो, चाहे कंजप्शन के रूप में हो, किसके लिए, अपनी मिनिमम फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो उसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट। और ज़्यादा इजी भाषा में आप इसको ऐसे समझें, जब हम केवल एक व्यक्ति की तुलना करते हैं, किसी और से उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि अमुक व्यक्ति गरीब है या नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अमुक देश गरीब है या नहीं है, तो इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आप उसकी किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, इसको बोला जाता है निरपेक्ष गरीबी। एक स्टैंडर्ड फाइनल करते हैं, हमने फाइनल कर दिया 816 रुपये और 1000 रुपये। अब अमुक व्यक्ति 816 रुपये नहीं कमा रहा है, इतने से गरीब है। मैंने इसकी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे समाज से, दूसरे देश से, दूसरे राज्य से तुलना नहीं की है, तो ये कहलाएगी आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसको निरपेक्ष गरीबी बोला जाता है। दूसरा आपका आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी occurs when people do not have minimum level of living standard as determined by the government or by the standard varies from country to country, sometimes within same country। यानी कि क्या मीनिंग हुआ इसका, कि जब हम गरीबी की आपस में तुलना करते हैं, समाज से तुलना कर सकते हैं, व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना कर सकते हैं, एक 20% पॉपुलेशन की 10% पॉपुलेशन तुलना कर सकते हैं, 2 राज्यों की तुलना कर सकते हैं, 2 देशों की तुलना की जा सकती है। तो जब हम आपस में देखते हैं तो इसको बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्षिक गरीबी। सपोज दैट कि हमने बोला कि सबसे ज़्यादा गरीबी अगर प्रतिशत के रूप में बात की जाए या जनसंख्या की बात की जाए तो यूपी के अंदर है,
तुलनात्मक रूप से राजस्थान में उसमें गरीबी कम है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक रिलेशन देखा दोनों के बीच में, अमुक दो व्यक्तियों में से ये व्यक्ति अमीर है, तो इसको बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। जब हम इंडिविजुअल देखते हैं, उसकी किसी से तुलना नहीं करते, एक स्टैंडर्ड के साथ उसको दे के चलते हैं, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और जब हम सापेक्षी तुलना करते हैं तो उसको बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। तीसरा प्रकार एक आपको बताया गया था ह्यूमन पॉवर्टी। मानवीय गरीबी में जैसे एक मूलभूत आवश्यकता उदाहरणों को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाता है और उस व्यक्ति के जीवन के संदर्भ के बिंदुओं के आधार पे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो कौन व्यक्ति इनको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोला जाता है कि ये ह्यूमन पॉवर्टी से रिलेट करता है। मुख्य इसके दो प्रकार होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। यहाँ दोबारा आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बताया गया था, एक्चुअल नीड्स ऑफ द पुअर एंड नॉट बाय कंपेयरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ दस हु आर नॉट पुअर। यानी कि हम क्या करते हैं कि वास्तविक आवश्यकता देखते हैं पुअर की, हम उसके को कंपैरिजन नहीं करते उसके एक्सपेंसेस की या उसके कंजप्शन की, उस किससे, जो पुअर नहीं है उससे, तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी, डिफाइन इनइक्वालिटी बिटवीन ग्रुप्स, प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड अर्निंग इन इनकम लेस देन 50 मीन्स मीडियन इनकम। यानी जब हम इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, जब हम तुलना करके चल रहे होते हैं किसी एक हाउस होल्ड के दूसरे से, किसी एक व्यक्ति की दूसरे से, तो वो आपकी आती है रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर। अब जैसे ये हम दो की हम तुलना कर रहे हैं, एक व्यक्ति देने वाला है, एक प्राप्त करने वाला है, एक बैठा है उसके पास रोजगार नहीं, दूसरा ऑफिस जा रहा है, तो ये दो की तुलना कर सकते हैं कि इसकी तुलना में अमुक व्यक्ति क्या है, गरीब है, तो उसको बोला जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्षिक गरीबी। अभी हमने बात की पॉवर्टी लाइन की, तो आपको बताया गया कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है। पॉवर्टी लाइन इज द लाइन विच इंडिकेट द लेवल ऑफ परचेजिंग पावर रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई द मिनिमम नीड्स ऑफ ए पर्सन। यानी कि पॉवर्टी लाइन क्या होगी कि एक व्यक्ति के संतुष्टि के लिए या उसके फिजिकल नीड के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसका एक लेवल बताती है, इंडिकेट करती है। इट रिप्रेजेंट द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द मिनिमम लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स। द लाइन डिवाइड्स द पीपल इनटू टू ग्रुप्स। The first one is above poverty line and the second one is below poverty line, APL and BPL। और ये स्टैंडर्ड कैसे फाइनल किए जाएंगे, ये स्टैंडर्ड फाइनल किए जाते हैं जो अथॉरिटी उसके लिए नॉमिनेट की गई है। जैसा कि हमारे देश के अंदर NSSO जारी करता है गरीबी से संबंधित आंकड़े, फिर उनके लिए कुछ कमेटियां बनाई जाती है जो रिकमेंडेशन देती है कि ये इतना लेवल हम फाइनल करके चलते हैं, चाहे वो फिर कैलोरीज के अंदर हो, चाहे फिर वो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के रूप में हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय के अंदर हो, चाहे हाउस होल्ड की इनकम के रूप में हो। तो ये एक स्टैंडर्ड फाइनल किया जाता है जिसके आधार पर देखा जाता है कि अगर अमुक व्यक्ति इस स्टैंडर्ड पे आ रहा है तो वो गरीब नहीं है, और उस रेखा से या उस बिंदु से नीचे है तो वो गरीब है। यहाँ ये कुछ सालों के आंकड़ों के साथ आपको ये डायग्राम्स बताया गया है, इसके अलग से PDF आपको भेज दी जाएगी। पॉवर्टी इज इजी टू स्पॉट बट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। गरीबी क्या है, एक तरह से स्पॉट करने में तो ईजी, हम देख के बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति गरीब है या लग रहा है, बल जब हम इसका एस्टिमेशन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विरोधाभास आते हैं, जैसे कि आपको पीछे भी बताया गया कि जब हम 816 और 1000 रुपये को पर डे पे डिवाइड करते हैं तो जो आंकड़े निकल के आते हैं वो काफ़ी हास्यप्रद होते हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या ये एस्टिमेशन सही किया जा रहा है, क्योंकि आंकड़ों के संबंध में बात की जाए तो जैसे भारत के संबंध में जारी किए जाते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है उन्होंने अलग स्टैंडर्ड फाइनल कर रखे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में $1.25 था, फिर उन्होंने वर्तमान में $2 कर दिया। जैसे UNDP ने मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स चालू कर बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किए गए, जिसके अंदर उन्होंने मिनिमम नीड्स के साथ में कुछ अलग बास्केट का यूज़ किए। अगर उसके आधार पे हम देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 49% से लेकर 72% तक की पॉपुलेशन के जो आंकड़े हैं वो गरीबी के अंदर आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एस्टिमेशन है इनका, और इनके जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी आपस में विरोधाभासपूर्ण रहता है। Poverty lines are cutoff points separating the poor from the non-poor। ये क्या है poverty line, दोनों को सेपरेट करती है कि कौन APL है और कौन BPL। Everybody measures poverty in the own way। हर देश के अपने स्टैंडर्ड्स हैं फाइनल करने के कि पॉवर्टी को कैसे मेजर करना है। इट्स मल्टी डायमेंशनल नेचर मेक इट्स एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी डिफिकल्ट एंड कंट्रावर्शियल। क्योंकि जो पॉवर्टी होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, किसी एक कारण से पॉवर्टी नहीं है कि चलो इसको नाप कर लिया इसके आधार पर इसको हम दूर करते हैं। ये समस्याएं जो हैं ये मेन आर्थिक समस्याएं और होती है, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो इनका एस्टिमेशन भी हार्ड होता है। तो ये कहते हैं एक तरह से कंट्रोवर्शियल होती है पॉवर्टी लाइन।
जैसे यहाँ आपको इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया गया, जिसमें वर्ल्ड बैंक की अप्रोच यूज़ की गई है। ये क्या कहते हैं कि डॉलर ए डे लाइन, पर डे $1 इन टर्म्स ऑफ PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट के रूप में। तो ये एक वर्ल्ड बैंक ने जो 1990s के अंदर ये डाटा फोकस किया, अगर उस डाटा के आधार पे भी हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 45% के आसपास बिलो पॉवर्टी लाइन आती है। धीरे धीरे इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने भी इसको बढ़ा दिया, और पीछे इनको 2005 के अंदर जो था, इन्होंने $1.25 पर डे एक स्टैंडर्ड फाइनल किया था पॉवर्टी लाइन के लिए, और जिसको वर्तमान में इन्होंने बढ़ाकर $2 पर डे कर दिया है। अगर $2 की बात की जाए तो आज के हिसाब से नियर अबाउट हमने जो 32 रुपये लेके चल रहे हैं उससे ये बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो हमारे जो आंकड़े हैं वो तो 32 रुपये के हिसाब से और 816 रुपये पर मंथ के हिसाब से, अगर इसके हिसाब से हम पर मंथ करें तो हमारी मेजर पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है। अब बात करते हैं भारत के अंदर जो टास्क फोर्स गठित किए गए थे पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के लिए। हालांकि शुरुआत में ये माना गया था कि जो देश का विकास होगा तो सभी का विकास हो जाएगा, यानी एक ट्रिकल डाउन थ्योरी या जिसको टपकन सिद्धांत बोला जाता है, उसके आधार पे इसको दूर करने की बात हुई थी कि जब विकास होगा तो ये अंतिम छोर तक पहुंचेगा। यानी एक कहावत है ना कि जब दीपक जलता है तो प्रकाश फैलता है, लेकिन ये सिद्धांत काम नहीं किया गया। तो मेजरली जो 5वीं योजनाएं, पंचवर्षीय योजना थी, उसके आसपास जाके गरीबी पे ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि जो टपकन सिद्धांत है, ट्रिकल डाउन थ्योरी थी, वो अपना काम नहीं कर रही थी। इसके आधार पर यह था कि जब सभी का जब विकास होता है तो वो हर क्षेत्र तक पहुंचता है, यानी फैक्ट्री लगेगी, रोजगार मिलेगा, तो जब मालिक की इनकम बढ़ रही है तो मजदूर की भी बढ़ रही है, तो इस तरीके से धीरे धीरे गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इस सिद्धांत ने काम नहीं किया गया, और गरीबी के लिए अलग से प्रोग्राम्स बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, अलग से टास्क फोर्स गठित करने की आवश्यकता महसूस हुई। तब भारत में इसके मेजरमेंट के लिए जो है टास्क फोर्स लाए गए, और उन्होंने अपनी अलग अलग रिकमेंडेशन दी थी। तो ये थी आपकी टास्क फोर्स पॉवर्टी लाइन 1979। द प्लानिंग कमीशन constituted a task force for projection of minimum needs of effective consumption demand under the chairman of Y.K. अलग। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि which meets the average per capita daily calories requirement 2421 calories in urban areas. This transforms into monthly per capita consumption expenditure is 49 rupees in rural areas and 56.6 rupees in urban areas in 1973 for prices। ये इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी। इसके बाद में 93 के अंदर जो प्लानिंग कमीशन था, इसने लकड़वाला कमेटी का गठन किया, DT लकड़वाला, टू लुक इनटू द मेथोडोलॉजी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी टू रीडिफाइन द पॉवर्टी लाइन इफ नेसेसरी। और उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता है तो इसके लिए एक नई पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया जाए, और इस कमेटी का गठन किया गया। द ग्रुप डिसाइडेड टू रिटेन द पॉवर्टी लाइन्स डिफाइंड बाय द टास्क फोर्स। द ग्रुप disagreed the national level rural and urban poverty lines as defined by the task force into state specific poverty line। इसके बाद में 2009 में तेंदुलकर कमेटी का गठन किया गया। हालांकि कमेटियां बहुत सी बनाई गई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो बताई जा रही है, डिटेल्स में आपको सबकी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तेंदुलकर के 2005 के अंदर एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने 2009 के अंदर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके जो मेन फोकस था वो था कि मूविंग अवे फ्रॉम द कैलोरीज नॉर्म्स। इन्होंने कहा कि कैलोरीज नॉर्म्स जो 2400 एंड 2100 है, उसको छोड़ा जाए। यूज इनफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट टू बोथ रूरल एंड अर्बन। उन्होंने एक बास्केट का निर्धारण किया। बास्केट से ऐसे क्या है, एक ऐसी टोकरी जिसके अंदर हम कुछ वस्तुएं रखेंगे, और उस वस्तुओं के आधार पर हम फाइनल करेंगे कि अमुक वस्तु खरीदने में व्यक्ति सक्षम है या नहीं है, वो कितना उसका उपभोग कर रहा है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि वो गरीब है या नहीं है। Incorporating an explicit provision into price indicator of private expenditure of health and education। और जो स्वास्थ्य और शिक्षा है उसको भी इसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, केवल मात्र उपभोग, यानी कि जिंदा रहने के लिए हमें जो खाना चाहिए उसके आधार पर हम एस्टिमेशन कर रहे थे। इन्होंने एक नया कंसेप्ट इसके लिए प्रस्तुत किया था। और न्यू पॉवर्टी लाइन फॉर 2011 पर, जिसके आधार पर प्लानिंग कमीशन ने आंकड़े जारी किए गए। 60वें राउंड में NSSO सर्वे एंड फॉलोइंग तेंदुलकर कमेटी मेथोडोलॉजी। आपको बताया गया कि प्लानिंग कमीशन ने किसकी रिकमेंडेशन स्वीकार की है, तेंदुलकर कमेटी की। हालांकि रंगराजन कमेटी ने भी अपने आंकड़े प्रस्तुत किए थे। प्लानिंग कमीशन मेड एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी 2009-10 विच वर रिलीज्ड थ्रू ए प्रेस नोट
ऑन 2012. Constituted Rangarajan Committee in June 2012 टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द पॉवर्टी. और रंगराजन कमेटी ने भी अपने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए थे. यहाँ पर इनका एस्टिमेशन बताया गया जो आपको 816 और 1000 रुपये के हिसाब से बताया गया. यहाँ पर जो ये आंकड़े दिए गए हैं आपको 4080 और 5000, ये एक फैमिली के हिसाब से दिए गए, एक परिवार के हिसाब से दिए गए, एक हाउस होल्ड के हिसाब से दिए गए. हाउस होल्ड से ऐसे क्या होता है कि ये मान के चलते हैं कि एक जो परिवार है उसके अंदर 5 व्यक्ति होते हैं. तो जो पर पर्सन आपको दिया गया तो उससे आप 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए. यहाँ आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है. कई बार आपको एग्जाम में प्रति व्यक्ति के हिसाब से पोर्ट लाइन न देकर एक परिवार के हिसाब से भी पूछा जा सकता है. तो आपको जो प्रति व्यक्ति जो आंकड़े होते हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो ये थी आपकी मेजर जो टास्क फोर्स थी गरीबी के लिए गठित की गई थी, उसके बारे में आपको बताया गया. अब हम जैसे पोवर्टी लाइन के एक आपको डायग्राम्स दिए हुए, ये ग्राफ दिया गया यहाँ पे, इसमें टेबल दी गई, इसके अंदर आपको बताया गया कि गरीबी के आंकड़े क्या हो रही है तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे. हम इनको नापते कैसे हैं? तो जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखा था कि हम उसको जितने अनएम्प्लॉयड हैं उनको हमने किससे डिवाइड किया था? लेबर फोर्स से. यहाँ हम किससे डिवाइड करेंगे? अगर हमें गणना करनी है कि गरीबी कितनी है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे कि निर्धनों की अनुमानित संख्या डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100. तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? परसेंटेज ऑफ पावर पीपल से हम एस्टिमेट इसका कर सकते हैं. और निर्धनों की अनुमानित संख्या वो हम पॉवर्टी लाइन के आधार पे फाइनल करते हैं. और पॉवर्टी लाइन वो अलग अलग समय के आधार पे अलग अलग स्टैंडर्ड उसके फाइनल किए जाते हैं. जैसे कि शुरू में कैलोरीज था, फिर इसको मंथली पर कैपिटा पे लाया गया, फिर इसकी बास्केट्स में चेंज की गई, वस्तुएं अलग अलग शामिल करते जा रहे हैं. यहाँ पर ये एक आपको प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग आपको आंकड़े दिए गए हैं तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से. तो ये आपको बताया गया कि 1993 और 94 के अंदर जो एस्टिमेशन किया गया था वो था 205 रुपये और 281 रुपये. 2004-5 के अंदर उसको बढ़ाकर किया गया 356 और 538. 2009-10 के अंदर क्रमशः 672 और 859. और अब 2011-12 जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार पॉवर्टी लाइन के लिए पर कैपिटा पर मंथ एक्सपेंडिचर क्या है? 816 रुपये. ये पर मंथ है, आप ध्यान रखना, पर डे नहीं है, पर मंथ है. ये 816 रुपये ग्रामीण एरिया के अंदर और 1000 रुपये शहरी क्षेत्र के अंदर. अगर कोई व्यक्ति का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ये है तो वो गरीब नहीं है. तो पॉवर्टी लाइन हमारे लिए क्या निर्धारित किया गया? 816 रुपये और 1000 रुपये. यह आप ध्यान रखें. यहाँ पर आपको परसेंटेज एंड नंबर ऑफ पुअर एस्टिमेटेड बाय तेंदुलकर मेथड इन इंडिया, यहाँ पे इनकी संख्या के आधार पे आपको बताया गया और परसेंटेज के आधार पे बताया गया. ऊपर आपको अमाउंट्स के अंदर, आय के अंदर या एक्सपेंसेस के रूप में उसको बताया गया था कि अमुक व्यक्ति पावर है या नहीं है. यहाँ पर आपको ये बताया गया परसेंटेज. अगर हम यहाँ ग्रामीण गरीबी की बात करें तो 1993-94 के अंदर जो 50% था वो 2011-12 के अंदर आपका 25.7% है. इसी तरीके से शहरी क्षेत्र जो 31.8% गरीब था वो 2011 में 13.7% है. टोटल के रूप में अगर हम बात करें तो 1993-4 में 45% था, जो क्रमशः 2004-5 में 37% और 2009-10 के अंदर 29.8% और वर्तमान 2011-12 के आंकड़ों के आधार पे 21.9% गरीबी भारत के अंदर है. किसके अनुसार? ये आंकड़े तेंदुलकर कमेटी के अनुसार है, जिसको प्लानिंग कमीशन ने एक्सेप्ट किया है. अगर हमसे सीधा सवाल पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के अंदर गरीबी का परसेंटेज तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार क्या है तो वो है 21.9. ग्रामीण का पूछा जाए 25.7, शहरी का पूछा जाए 13.7, ऑल ओवर टोटल पूछा जाए 21.9% लोग 2011-12 के डेटा के अनुसार भारत में निर्धनता अनुपात 21.9 है. किसके अनुसार? ये तेंदुलकर कमेटी के अनुसार. यानी ग्रामीण जो पॉवर्टी है वो है 25.7 और शहरी है आपकी 13.7. ऑल ओवर आपका है 21.9. रिकमेंडेशन तेंदुलकर कमेटी के अनुसार. रुपए के अंदर पूछा जाए 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 1000 रुपये शहरी क्षेत्र के लिए. मासिक उपभोग व्यय मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इस अवधारणा के अनुसार ये डेटा है जो प्लानिंग कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं. यहाँ आपको
आगे नंबर ऑफ पुअर्स इन मिलियंस बताया गया, कितने मिलियंस लोग अभी गरीब हैं भारत के अंदर। यहाँ नीचे आपको एनुअल एवरेज डिक्लाइन बताया गया कि एवरेज एनुअल डिक्लाइन कितना है, 0.74%। और 2004-05 से 2011 के बीच में कितना डिक्लाइन हुआ है, तो 2.18। ये है हमारे भारत के संबंध में गरीबी के एस्टिमेटेड आंकड़े, जो किसके द्वारा दिए गए हैं, तेंदुलकर कमेटी के द्वारा दिए गए हैं। अब एक हम बात करते हैं कि जो ये आंकड़े थे, ये थे सुरेश तेंदुलकर समिति के। इन्होंने क्या किया था, एक बास्केट ली जिसके अंदर न्यूनतम खर्चों को ध्यान में रखे इन्होंने फाइनल किया पोर्टलैंड बास्केट। और इन्होंने जो अनुमान लगाए वो लगाए थे आपके, कुछ चीज़ों को इन्होंने 30 दिन के आंकड़ों के आधार पे और कुछ चीज़ों को इन्होंने 365 दिन के आंकड़ों के आधार पे उस बास्केट में यूजेस के आधार पे अपने डेटा प्रस्तुत किए गए। इसके साथ साथ जो दूसरी कमेटी थी, सी रंगराजन समिति, उन्होंने भी अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। आप यहाँ साथ साथ में उसको भी लिखते हुए चलें कि जो दूसरी कमेटी है उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए हैं वो क्या है। तो रंगराजन कमेटी जो थे, सी रंगराजन की अध्यक्षता में जिसको गठन किया गया था, जिसका अनुशंसा की गई थी, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए दोनों डेटा दिए। उन्होंने क्या बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो आपके जहाँ ये 816 रुपये दिए हुए हैं आपको, यहाँ आप लिख लीजिए 972 रुपीज़, 972 रुपीज़। और शहरी क्षेत्र के लिए जो इन्होंने तेंदुलकर कमेटी ने 1000 रुपये बताए, उसमें आप लिख लीजिए 1407, 1407 रुपीज़। ये थे रंगराजन कमेटी की सिफारिश कि पोर्टलैंड क्या है 972 और 1407, जबकि तेंदुलकर ने क्या बताया 816 और 1000। अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो रूरल है वो 25.7 है, अर्बन 13.7 और टोटल 21.9। इसी तरीके से रंगराजन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो थी रूरल के लिए 30.9, अर्बन के लिए 26.4 और ऑल ओवर 29.5। यानी मेजर डिफरेंस क्या है, एक तो मंथली पर कैपिटा के लिए 816 और 1000 की तुलना में 972 और 1407। परसेंटेज के आधार पर बात की जाए तो 25.7, 13.7 और 21.9 की जगह 30.9, 26.4 और टोटल 29.5। यानी तेंदुलकर कमेटी के एस्टिमेशन थे वो थे 31.9% बिलो पॉवर्टी लाइन है भारत में टोटल पॉपुलेशन का, जबकि रंगराजन समिति के अनुसार आपके 29.5% लोग गरीबी से नीचे जीवन यापन अपना कर रहे हैं। कौन से डेटा एक्सेप्ट किए प्लानिंग कमीशन ने, तेंदुलकर कमेटी के डेटा को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और सीधा कंपैरिजन पूछा जाए प्लानिंग कमीशन का और सी रंगराजन का, तो भी आप क्या करेंगे, प्लानिंग कमीशन का डेटा भी क्या देंगे आप, जो तेंदुलकर कमेटी ने दिए हैं वो, यानी 21.9, और रंगराजन के अनुसार 29.5% आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये था आपका एक पॉवर्टी का एस्टिमेशन। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।